एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि चाहे राजनेता हो, जजेज हो, सिविल सर्वेंट हो, धर्मगुरु हो, पत्रकार हो या खिलाड़ी हो, हमारे नायक या महानायक हो, तमाम एक के बाद एक आरोपों के घेरे में आ रहे हैं। कई ऐसे महानायक खलनायक बन गए और ऐसे खलनायक जो सवाल पूछने को मजबूर करता है, क्या वो वाकई नायक थे या हम वो खलनायक ही थे, उन्हें हम नायक मान लिया था। अपने हरिकेश जी को सुना, वो कहते हैं कि जो बुनियादी शिक्षा का जो अभाव है, नैतिकता का जो अभाव है, समाज, परिवार और यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, वहाँ जो शिक्षा की स्थिति है, भारतीय परंपरा और संस्कृति को जिस तरह से दरकिनार करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण कई सारी समस्याएं और भी कई कारण उन्होंने गिनाए। साथ ही धर्मानी जी ने जिस बात को कहा कि नकल जो हम करते जा रहे हैं पश्चिमी सभ्यता का, उसका भी असर है। कुछ एक असर हो सकता है, लेकिन जो हीरो, जो तमाम वो हीरो, ऐसे महानायक, ऐसे नायक जिन्हें मुझे, उन्होंने ये भी कहा कि टीवी और मीडिया का असर है। मैंने जो उदाहरण दिए कि चाहे आशाराम हो, चाहे तरुण तेजपाल हो, चाहे कलकत्ता के पूर्व हाईकोर्ट के जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पे इंटरन महिला का आरोप लगा, ये नारेंद्र तिवारी हो, ये वो लोग हैं जो एनलाइटेंड लोग हैं, जिन्हें शायद इन चीजों की कभी कमी नहीं हुई होगी। हमारे साथ अवधेश जी जुड़े हैं। क्या आखिर कारण है कि अवधेश जी, क्या ये नायक थे ही नहीं, या हमारे यहां जैसा हरिकेश जी ने कहा कि मेनका जो है, कैसे विश्वामित्र का उन्होंने तपस्या भंग किया था, ये पता उन्होंने उदाहरण दिया। क्या लगता है कहां पे हम जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? देखिए, जितनी बातें आपने अभी संक्षेप में बताई वो सारी बातें बिल्कुल सच है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो मूल हमको जो मूल है उस पर अगर हम ध्यान देंगे ना, पहली बात तो यह है कि कुछ तो वाकई नायक नहीं थे, वो खलनायक थे या उसके योग्य नहीं थे, उनको नायक बनाया गया। उन्होंने अपने कुकर्मों से या अपने कर्मों से, अपकर्मों से स्वयं के चेहरे पर जो आवरण थे उतारे हैं, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। कुछ लोग जो नायक थे उनको तो वाकई, और दूसरे जो उनके विरोधी हैं उनके नायकत्व को खत्म करने का अभियान चलाया है, क्योंकि उनका जो नायकत्व है वो जो झूठे नायक बने हुए हैं उनके रास्ते में खतरा है। तो कई मेनकाएं आप कहते हैं, तो आप कहते हैं कई मेनकाओं ने ये काम किया है। इस समय देखिए, चूंकि इस समय हमारा जो सत्ता प्रतिष्ठान है उसमें जिनको नेता होना नहीं चाहिए ऐसे नेता बने हुए हैं। तो जब देश में नेताओं का नौकरशाही, पूंजीशाही का वर्चस्व है, उसके मार्ग में अगर कोई नायक भी आएगा तो उसको फिर उसके चेहरे पर वो कालिख लगाने की कोशिश करेंगे। एक ये भी हो रहा है। और जो मीडिया की बात है वो भी ठीक है, लेकिन मूल देखिए कहां से मूल चीजों को हमको ढूंढना पड़ेगा कि हमने समाज का मानक क्या बना लिया है। पहली बात तो यह है, हमने जीवन का आदर्श क्या बना लिया है, जीवन की सफलता का मापदंड हमने क्या निश्चय कर लिया है, आम समाज किसको ज्यादा सम्मान और प्रतिष्ठा देता है, आम समाज किस व्यक्ति को सफल मानता है, आम समाज किसके पीछे भागता है। ये इन चीजों का हम अगर ध्यान से गहराई से जब विश्लेषण करेंगे तो आपको उत्तर आसानी से मिल जाएगा। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई के पहले कहा था कि हमारे देश में मैं क्यों अनपढ़ लोगों की आलोचना करूं, वो तो अपना दायित्व तो निभा ही रहे हैं। भारत को तो इन पढ़े लिखों ने गुलाम बनाया है, क्योंकि ये मन से अंग्रेजों के गुलाम हो चुके हैं। इसीलिए वो बार बार कहते थे कि हमारी आजादी की लड़ाई अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं है। 10-5 हजार अंग्रेज यहां रह भी जाए तो हमको कोई समस्या नहीं है। हमारी लड़ाई अंग्रेजियत को खत्म करने के लिए है। यह जो अंग्रेजी सभ्यता जो हमारी शिक्षा के माध्यम से, हमारे विचार के माध्यम से, जीविकोपार्जन के माध्यम से हमारे लिए जो मानदंड बना रहा है, पूरे मापदंड बना रहा है, वो खतरनाक है, क्योंकि उससे हमारे समाज का अधःपतन हो रहा है, भारत की आत्मा मर रही है। अब हमने क्या किया है कि हमने अंग्रेजों को तो भगा दिया भले ही, लेकिन अंग्रेजियत को हमने 1947 से लेकर 2013 तक उससे ज्यादा मजबूत कर दिया है, जितना अंग्रेज अपने 160-70 साल में नहीं कर सके हैं। तो दिलीप जी, जब हम मानक, हमारा इस समय अगर महानायक अमिताभ बच्चन होगा तो हमारे लोग उसके को कोशिश करेंगे उसके पीछे भागने का। हमारा अगर महानायक इस समय
शाहरुख खान होगा उसके पीछे भागेंगे। हमारा महानायक अगर ये महानायिका अगर एक पेप्सी कंपनी की जो है जीएम हो जाएगी, जिसको कि हम पद्मश्री और पद्म भूषण दे देंगे, तो लोग उसके पीछे भागेगा। तो हमने जो आदर्श बना दिया है कि किसी प्रकार से अधिक पैसा हमारे पास हो जाए, हमको पद मिल जाए, हमारा प्रभाव बढ़ जाए, बस हमारा जीवन सफल हो गया। संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण सत्ता प्रतिष्ठान उसी की ओर जा रहा है। तो इसमें जो नायक है इस माया में छिप जाते हैं वो। तो आप ये कह रहे हैं कि वो नायक है ही नहीं? नहीं, नायक आप तमाम चीजों के आप कह रहे हैं कि जो नायक नहीं है उनको हमने नायक बना दिया है। बिल्कुल, नायक थे ही नहीं, हम नायक कभी थे ही नहीं। जिनको आइकन बनाया है, जो अगर आज 40 साल 45 साल पहले होता तो उनको वो नायक बन ही नहीं सकते थे, समाज में वो बहिष्कृत किए जाते। लेकिन हम नहीं ना, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है अवधेश जी आप एग्री करेंगे। अभी आपने गांधी जी का उदाहरण दिया। गांधी जी ने सबको दरकिनार करके जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने में जो है भूमिका अदा की, वो उस पर विचार करना पड़ेगा। आखिर उस समय भी ये जो चीजें दिलीप जी कह रहे हैं कहीं ना कहीं घटित होती थी, कहीं ना कहीं ये पीड़ा उस समय भी लोगों को रही है। देखिए जो काबिल लोग थे पटेल जैसे या जयप्रकाश जैसे, उनको दरकिनार करके ये शायद मुझे लगता है कि नेहरू को और वहां पे वो नेहरू की नैतिकता पर मुझे कभी संदेह नहीं है। नेहरू नायक, जितना दिन उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया, सब कुछ छोड़ के आए, यहां बैठ के उन्होंने, देखिए ये चीजें हैं, वो जो प्रश्न आप उठा रहे हैं, नहीं ये चीजें इनके पास नहीं है। ये वो नेता नहीं है, ये नेहरू नहीं है, ये नेहरू वाले नेतृत्व उन्होंने सब कुछ छोड़ के नहीं दिया है। कंपेयर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कंपेयर कीजिए, मैंने तो जो बात आपने नैतिकता की मैं उस पे नहीं जा रहा हूं, आप इनसे कंपेयर मत कीजिए। वो दूसरी बात अंग्रेजियत की बात और अंग्रेजियत को जिस तरह नेहरू जी से नीतिगत मतभेद हो सकता है, लेकिन उनके जीवन के नैतिकता पर, उनकी संघर्ष पर, नैतिकता की बात अंग्रेजियत वाली बात मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो अंग्रेजियत की बात ऐसा नहीं है। आपको लगता है जवाहरलाल ने संघर्ष किया, 15 सालों तक तो वो जेल में रहे और उनका जीवन एक अलग तरह का था, वो पूरी तरीके से समर्पित भाव से आए थे, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं। वो तो जो उन्होंने अंग्रेजियत बात लगता है उसी को ऐसा है कि ठीक है उनकी शिक्षा हुई थी इंग्लैंड में, और शिक्षा कहीं भी आप यहाँ से बहुत सारे सुभाष चंद्र बोस भी गए थे पढ़ने के लिए और वो आईसीएस करके लौटे। और वो शिक्षा का जो उनके ऊपर असर पड़ा होगा था, लेकिन वो भारतीयता के प्रति भी बहुत प्रतिबद्ध व्यक्ति थे, ऐसा नहीं था। खैर वो एक लेकिन जो अंग्रेजियत वाली बात है, अवधेश जी, इस अंग्रेजियत को आप कैसे कैरेक्टराइज करते हैं कि क्या है जिसके कारण आपको लगता है अंग्रेजियत के कारण ये स्थिति बन रही है? जो अंग्रेजी सभ्यता है उसको गांधी जी क्यों विरोध, उस समय वो यूरोपीय सभ्यता कहते थे, क्योंकि अमेरिका का उदय नहीं हुआ था। और आप गहराई से देखेंगे दिलीप जी, आपको आश्चर्य होगा, जब मैंने सुभाष बाबू को पढ़ा तो अंतिम अवस्था में वही जाते हैं जहां गांधी जी जा रहे हैं। जब मैंने विवेकानंद को पढ़ा, महर्षि अरविंद को पढ़ा, मुझे आश्चर्य हुआ कि भारत की आत्मा को ये सब कितने बेहतर ढंग से समझते थे और भारत के लक्ष्य को भी मानते थे। अंग्रेजी सभ्यता का मतलब गांधी जी से था कि उसने शरीर सुख को प्रधान बना दिया है, और शरीर सुख यानी भोग के लिए वो सभी कर्मों को मान्यता देता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जो नायक हैं वो खलनायक बनाए जा रहे हैं, या वो खलनायक थे उन्हें हमने नायक मान लिया था। एक नहीं अनेक नाम है, और उस नामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि समय कम पड़ जाएगा, इसलिए हम नाम पे, व्यक्ति पे नहीं जाके जो स्थिति है उस स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। आपने ब्रेक से पहले सुना कि जो हमारे शिक्षा के, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, वहां पे
और नैतिकता का में शिक्षा, जो नैतिकता का अभाव है पूरे समाज में, उसका असर है। आंशिक रूप से ये तमाम बातें सही हो सकती है, लेकिन संपूर्ण रूप से स्थिति ये है क्या? हरकेश जी, आप ब्रेक पे जाने से आप पहले जो बात कह रहे थे। देखिए, मानव में एक स्वाभाविक कमजोरियां होती हैं। जो लोग ज़्यादा प्रबुद्ध होते हैं वो अपने बुरी भावनाओं को दबा लेते हैं, उसको नियंत्रित कर लेते हैं, उसको अंकुश लगा लेते हैं। ये उनको तभी ये शिक्षा मिलती है जबकि वो ऐसे समाज में और वातावरण में रहते हैं, ऐसी शिक्षा ग्रहण किए होते हैं जिनमें ये बात उनको बताई गई होती है कि ये बुराइयों पर नियंत्रण करना चाहिए और मनुष्य को मजबूती के साथ। कई बार आप कोई प्रतिज्ञा करते हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपको नमक बहुत पसंद है या मिठाई बहुत पसंद है। बाई चांस आपको ये कहा गया कि किसी वजह से, चाहे बीमारी की वजह से, किसी अन्य कारण से, कि आप ये मत खाइए, तो आप या तो उसको खाते रहेंगे। बहुत सारे लोग खाते रहते हैं, नहीं रोकते, और कुछ लोग ये नियंत्रण कर लेते हैं, नहीं ये नहीं खाना है मुझे, और कई लोग प्रतिज्ञा करके बाद में उसको टूट जाती है और नहीं बचा पाते हैं। तो मनुष्य के अंदर वो शक्ति कितनी है, हर व्यक्ति की वो अलग अलग वेरी करती है कि कौन अपनी बात पर दृढ़ रह करके जो तय करता है वैसा ही करता है। तो ये इस चीज का जब जिनमें अभाव दिखाई होता है वो फिसल जाते हैं। इसी के उदाहरण मैंने आपसे कहा कि विश्वामित्र जैसा तपस्वी जिसकी ये शक्ति थी कि जब एक राजा वहां पर स्वर्ग में नहीं जगह पाया तो उन्होंने कहा चलो मैं एक नया स्वर्ग तुम्हें बना के दे देता हूं, तो नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया। और ऐसा ऋषि भी फिसल गया था कि नहीं फिसल गया था। तो कहने का मतलब ये सब उदाहरण इसलिए हैं, मान लीजिए ये काल्पनिक ही क्यों ना हो, लेकिन ये उदाहरण इसलिए है कि आदमी में फिसलन हो सकती है। यहाँ पे एक चीज देखें आप, यहाँ पे आप मेनका का उदाहरण दे रहे हैं, बिल्कुल। मैं सिर्फ उसमें ये कहूंगा, मेनका ने वो प्रयास करके उनका धर्म भ्रष्ट किया। यहाँ पे बिना प्रयास के इतना कमजोर है। देखिए ना, यहाँ पे तो धर्म भ्रष्ट लगातार हो रहा है। ये तो यहाँ पे जिस तरह से धर्म भ्रष्ट हो रहा है उसको अगर आप देखें, ये इनके पास लगता है कोई धर्म था ही नहीं, ये तो खुद का कोई धर्म नहीं था। आप बेहतर है कि आप जरा एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या हमारे खलनायक जो हैं वो हमारे यहाँ नायक बन गए हैं या नायक जो है उन्हें खलनायक बनाने की कोशिश हो रही है। कई तरह के लोगों के ऊपर आरोप है, लेकिन एक जो विशेष करके भ्रष्टाचार, नैतिकता, जो नैतिक भ्रष्टाचार खास करके अब देखें, और जो भ्रष्टाचार व्यवस्था में रहते हुए क्या वो, या फिर जिनका चारित्रिक दोष हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने धन के कारण या अपने स्वार्थ के कारण, सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए तमाम चीजों की बलि चढ़ा दी। कई तरह के लोग हैं, कई तरह के सवाल उठेंगे, लेकिन यहां जो है, चाहे वो आसाराम हो, चाहे वो फिर नारायण दत्त तिवारी हो, चाहे बंगारू लक्ष्मण हो, चाहे और हाल में ही जो लोगों ने दावा किया कि व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे, उनके ऊपर भी सवाल उठे। बहुत छोटा सा समय हमारा बहुत कम रह गया। अवधेश जी, दो बातें आ रही है, आप आसाराम को देख लें, आप तरुण तेजपाल को देख लें। तरुण तेजपाल जी ने पहले कहा कि गलती हुई और हमने माफी मांग ली। अब स्थिति जो है बिल्कुल अलग हो गई है। आसाराम को आप देखें, आसाराम ने जो बात कही कि उन्हें साजिश करके उन्होंने किसके तरफ इशारा किया वो भी आप जानते हैं कि साजिश किया। इस तरह के लोग, यहां तक नारायण दत्त तिवारी ने भी कहा था कि ये बिल्कुल गलत है, मेरे ऊपर फैब्रिकेटेड ये पूरा मामला है। तो आप देखें कि ये जो नैतिकता का जो जब सवाल आता है, पहले तो ये लोग जो स्थिति बनती है उसमें लगता है कि इनके ऊपर जो ये दावा करते हैं कि हमें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। तो क्या हमारी व्यवस्था ऐसी है जहां हम अच्छे लोगों को, नायक को खलनायक बना रहे हैं? नहीं, ये तो मैं नहीं मानूंगा कि नायक को भी खलनायक बनाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है इस देश में। कि जब आपका केवल लक्ष्य जो हो गया है, वो मैंने बताया ना, जीवन का लक्ष्य,
तो उसके रास्ते जो बाधा बनेगा, अगर वो नायक भी है तो उसको खलनायक बनाएंगे। लेकिन जो भारतीय समाज है इस समय, उसको आप ठीक से समझ लीजिए। भारतीय समाज जो है, जो हमारे संस्कार नहीं थे, जो हमारे चरित्र नहीं थे, जो हमारा सामाजिक स्वभाव नहीं था, वो हमको अपनाना पड़ रहा है। तो वो एक अंतर संघर्ष से गुजर रहा है। इसमें देश में वास्तविक नायकों का जैसे पता ही नहीं चल रहा है कि हम किसको नायक माने। तो कोई एक आदमी आदर्श, आप कह रहे हैं आदर्श नहीं है? नहीं, कोई एक आदमी इसको नायक माने मतलब आदर्श का नहीं, वो समझ नहीं है कि हमारा आदर्श क्या है, वो खो गया है। नायक कौन है, हम आप ये कह रहे हैं? एक अंतर विरोध से हमारा समाज जूझ रहा है। हरिकेश जी, मुझे क्या आपको लगता है कि हमें ये समझ नहीं है कि हमारा नायक कौन होना चाहिए, या नायक हमारे उभर नहीं रहे, या नायक है ही नहीं हमारे? जो भी हमारी शिक्षा दीक्षा है, जो हमारी सोच है, जो इतना हमारा विकास है हमारे बुद्धि का, उस सब का इस्तेमाल करके ही और परिस्थितियों के आधार पर हम अपने नायक का चयन तो कर लेते हैं। और कई बार हम बहुत सही व्यक्ति को चुनते हैं, कई बार जिस व्यक्ति को सही जानकर चुनते हैं वो इतना गलत हो जाता है कि लगता है कि हमसे बड़ी भारी गलती हो गई, हम समझे ही नहीं कि इस तरह का। बहुत सारे लोग अपने जीवन में कहते हैं यार हमने तो इनको बहुत डिफरेंट टाइप का आदमी समझा था, किस तरह के निकले। तो क्या है, आप एक समय में एक खास परिस्थिति में अपनी बुद्धि का जो कुछ भी आपके पास बौद्धिक शक्ति है और जो परिस्थितियां हैं, आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी चीज़ों से सब चीज़ें गाइड होती हैं, उसके आधार पर किसी को आपने बेहतर समझा और बाद में वो खरा नहीं उतरा, तो आपको बाद में उसकी पीड़ा भी होती है, क्लेश होता है। और कई बार आप गलत को ही सही है नहीं है, अपनी आवश्यकता है, अपने स्वार्थ के लिए चुन ही लेते हैं, नहीं इसी को हम चुनेंगे क्योंकि इसी से हमारी स्वार्थ सिद्धि होगी, तो वो फिर जैसा है वैसा काम शुरू करता है, वो करता है। तो चयन का जहां तक सवाल है उसके बारे में हर व्यक्ति का चयन अलग अलग कारणों से अलग अलग व्यक्तियों को होता है। दोस्त आप कैसे बनाते हैं? दोस्त आप, एक तो फैक्टर है, नेचुरल फ्रेंडशिप होती है। किसी आदमी से अगर वेवलेंथ मिलता है सारा तो ऑटोमेटिक होती। 50 विद्यार्थी एक कक्षा में पढ़ते हैं, तमाम सूबों से आते हैं, किसी दोस्त से दोस्ती हो जाती है, पहले तो नहीं जानते, इतनी गहरी होती है कि जब तक वो रहते हैं तब तक दोस्त रहते हैं, बाद में भी दोस्त बने रहते हैं। तो कुछ तो इस तरह से इसे नेचुरल फ्रेंडशिप कहते हैं। एक होती है आवश्यकता के कारण होती है, जानते हैं कि ये आदमी से अगर हमारी दोस्ती नहीं रहेगी तो हमारा काम नहीं होगा, तो उसकी खुशामद करके कैसे दोस्त बना करके आवश्यकता पूरी करने के लिए बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरा तो परिस्थिति बस हो जाती है दोस्ती। नदी में बाढ़ आई हुई है, रात का टाइम है, नाविक नहीं है, दो आदमी आ गए, ये स्थिति नाव पार करनी है, नायक को लेके ये स्थिति है, नायक को लेके यही स्थिति है। जैसे कि तो कई कारणों से लोग अपने नायक का चयन करते हैं, और कई बार जो लोग ये समझ के करते हैं कि हम किसी बहुत बेहतर व्यक्ति को चुन रहे हैं, बाद में किसी कारण कुछ लोगों ने मानते हैं, मान लेते हैं, कुछ लोग, हाँ ये हम इस व्यक्ति का समर्थन करेंगे। आप देखिए कुछ ऐसे लोग जिनका नाम हमने लिया, ऐसे मैं नाम देकर उदाहरण नहीं देना चाहता, मैं किसी XYZ को मानता हूं कि यह व्यक्ति बहुत बढ़िया है और इसको ही हम देश का प्रधानमंत्री बना रहे हैं, बनाना चाहिए। हमने मान लीजिए बना भी दिया, बाद में वो हमने देखा कि हमने बनाया जरूर इस व्यक्ति को, लेकिन ये तो ये कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, फिर हम समझते हैं कि हमने गलत चुना, हम तो पहले इनको ठीक समझ करके चुना। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों के बारे में ऐसा करते हैं, बाद में उनको निराशा होती है। तो और कई बार ये मान के करते नहीं, हमको इन्हीं बनाना ही है, इन्हीं से हमारा काम निकलना है, इसलिए हमें बनाना है। ज्यादातर समय वही हो रहा है, तो आजकल ज्यादातर वो हो रहा है, जो स्थिति बन रही है। जब हमारी व्यवस्था जो है वो सिर्फ खलनायक, नायक जो है वो होता नहीं है, उसको खलनायक को ही नायक बना रहे हैं। मैं आपको वही बात कहने वाला था, मैं यही कह रहा था कि जो आज हमारे सभी इंस्टीट्यूशंस में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब के अंदर संस्थान जितने भी हैं, अविश्वसनीयता जिस प्रकार फैलाई जा रही है या फैल रही है उस कारण, ये दो अलग बात है, एक फैल रही है, फैलाई जा रही है। एक मिनट देखिए दोनों चीजें हैं। अगर कोई एक मिनट सुनिए मेरी बात, मैं जरा ध्यान से, समय कम है इसलिए मैं इसीलिए कह रहा हूं, फैलाई भी जा रही है और फैल भी रही है। जो फैलाने चाह रहे हैं वो सफल हो रहे हैं, और यही कारण है कि चाहे वो कोई ठीक भी व्यक्ति है उस पर भी हम शक कर रहे हैं। जो हरिकेश जी ने बात कही कि नायक चुनते हैं और वो नायक होते हुए भी बदनाम हो जाता है, इसके बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते, इस देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कमिटेड हैं, जो व्यवस्था में जैसे आप दुखी हैं वैसे वो भी दुखी हैं, लेकिन ये कारण, जिस कारण के संस्थानों में विश्वसनीयता फैल रही है, जिस प्रकार का इस समय गवर्नेंस हो रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सब पर रिव्यू की आवश्यकता है, पुनर्विचार। अवधेश जी,
लायक नहीं है, नायक बन रहे हैं, खलनायक हैं, नायक बन रहे हैं। आज आपका आदर्श कौन है? नालायक लोग आज आपका आदर्श बॉलीवुड है। पहले नेताओं से आप अपील करवाते थे जी, अब बॉलीवुड बनता जा रहा है। ये क्या है? क्रिकेट क्या बात जी। तमाम तो चीजें। नेता कौन होते थे जो नेतृत्व करते थे? अब आजकल नेता नहीं, आप समर्थन दे रहे हैं उनको छोड़ करके, क्या कहते हैं, देखिए, मेजर नायक का ध्यानचंद। जो है जी, मैंने बहुत कम शब्दों में अंग्रेजी हमारे पास बहुत समय कम कम शब्दों में ये है, लेकिन कुल मिलाकर कंक्लूड करना हो तो आप क्या कहेंगे? कंक्लूड करना हो, एक कहूंगा कि जी। भारत की मान्यता में नायक कभी वह नहीं बना जो अपने स्वार्थ के लिए या अपने समुदाय के स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए काम करता हो। भारत में नायक हमेशा वही रहा है जो समाज के लिए अब स्वयं की बलि चढ़ाता रहा है या समाज को संकट से निकालता रहा है। जब तक ये आदर्श स्थापित नहीं होगा जो भारतीय आदर्श था, तब तक इसी प्रकार से और समाज का आदर्श वही बना पड़ेगा कि तुम जीवन में तब बदलेगा कैसे? बदलेगा कौन? नहीं बदलेगा कैसे, ये तो बड़ा कठिन है, क्योंकि भूमंडलीकरण, आपका समय कम है, जब से भूमंडलीकरण शुरू हुआ इसने संपूर्ण आदर्श को ध्वस्त कर दिया हमारे। भूमंडलीकरण में बाकी लोग, ये पूरे दुनिया में भी है, पूरी दुनिया का संकट है, पूरे दुनिया में संकट नहीं है ये इस समय है, पूरे दुनिया में संकट नहीं है सर। पूरे दुनिया में कई जगह संस्कार और संस्कृति सर ऐसा है, इसको ध्यान से मटेरियलिस्टिक है। इसको दो दृष्टि से समझिए ना जी। भूमंडलीकरण का अर्थ जो है ना, भूमंडलीकरण का अर्थ केवल बाजारीकरण नहीं था। हमारे देश में भूमंडलीकरण जो है वो बाजार का भूमंडलीकरण हो गया। चलिए, हमारे पास समय खत्म हो गया। अवधेश जी, ये विषय, चूंकि हरिकेश जी ने पहले कहा कि ये विषय ऐसा है, समय बहुत कम पड़ जाएंगे और इस पे आपको समय देना पड़ेगा कि ताकि आप संपूर्ण रूप से सुने और समझें और फिर इस पे विचार करें कि क्या हम खलनायक को नायक बना रहे हैं या नायक नील श्रृंगार के रूप में सामने आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।